सो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अ सैटेलाइट ऑफ मास m इज लॉन्च्ड वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल स्पीड u फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ आफ्टर इट रीचेस हाइट r it ejects a rocket of mass m by 10 so that subsequently the satellite moves in a circular orbit. The kinetic energy of the rocket is where m is capital M is mass of the earth, okay, and g is यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक्चुअली दो कॉन्सेप्ट हमारे यूज़ होंगे। एक सपोज हम पहले यहाँ पे अर्थ बना लेते हैं। सो से दिस इज अर्थ ऑफ रेडियस आर। अब इसके सरफेस से वर्टिकली अपवर्ड एक लॉन्च किया गया है सैटेलाइट, जिसका मास m था और इनिशियल वेलोसिटी उसकी u थी। तो वो यहाँ पे लॉन्च हुआ और उसके बाद उसने एक रॉकेट इजेक्ट किया ऑफ मास से m/10 का। तो अगर हम से रॉकेट उसने अगर इजेक्ट किया है और उसको ये इसके बाद ये ऑर्बिट में अगर इसको घूमना है, सपोज ऐसे ऑर्बिट में इट हैज़ टू मूव अराउंड, तो उसके लिए उसको से ऐसा कुछ मूव किया होगा। तो ये ऐसे और ऐसे दो तरीके से उसकी वेलोसिटी हो जाएगी फाइनली। तो अभी हम ज़रा चेक करते हैं यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है इस पॉइंट पे। ये जो पॉइंट है ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। सो पहले तो हम से पॉइंट्स ले लेते हैं। दिस इज़ ए, दिस इज़ बी। सो ए और बी पे हम एनर्जी कंजर्व करते हैं। तो एनर्जी कंजर्व करेंगे तो क्या होगा, इनिशियली हाफ एम यू स्क्वायर माइनस जी एम एम बाय आर, ये सरफेस पर है विच इज़ दिस इज़ एट ए। दिस इज बेसिकली टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। दिस इज पॉइंट बी। ये जो हाइट आर पे पहुंचा है ये पॉइंट हमारा बी है। ओके, तो यहाँ पे अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो हमारी एनर्जी आएगी वो क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में हाइट बढ़ गया आर तो बाई 2r आ जाएगा, और एक उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी उसने गेन किया है बिकॉज ऑफ थ्रोइंग द रॉकेट। तो अल्टीमेटली अगर इसको हम थोड़ा सॉल्व करें तो यहाँ पे m कैंसिल आउट हो जाएगा हर एक टर्म में से। लाइक टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं तो gm/r प्लस gm/2r, और ये हो जाएगा हाफ बी स्क्वायर माइनस हाफ यू स्क्वायर अल्टीमेटली। तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास जो टर्म आ जाएगा वो आ जाएगा, हमें एक्चुअली यहाँ पे बी स्क्वायर चाहिए तो बाकी सारे टर्म्स को इधर ही रखते हैं, इसको इधर रखा तो अल्टीमेटली हमारे पास आया हाफ यू स्क्वायर माइनस ऑफ gm/2r। ऐसे टर्म्स आ गए हमारे पास। यहाँ पे 2 का टर्म है, इसको हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर माइनस 2gm से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो gm/r। सो v जो वेलोसिटी उसने अटेन किया फाइनल वेलोसिटी एट b वो हो गया रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस gm/r। तो ये हमारी उसकी वेलोसिटी होगी एट b। ओके, नाउ ये जो वेलोसिटी है ये बेसिकली पॉइंट बी पर है, और जब वो रॉकेट उसने लॉन्च किया यहाँ से, मीनिंग जब यहाँ पे एक रॉकेट लॉन्च किया तो उसको एक मोमेंटम मिला और वो फिर ऐसे मूव करने लग गया। तो रॉकेट का एक्चुअली वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक इन एक्स डायरेक्शन, एक अलॉन्ग द ऑर्बिट और एक इन वाई डायरेक्शन। तो इसको v1 और v2 ले लेते हैं तो इसका हमें फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे मिल जाएगा। से रॉकेट का फाइनल लिख देते हैं vr डैश। तो अब चेक करते हैं हम कि ये वेलोसिटीज़ हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एट बी कंजर्व करते हैं मोमेंटम। क्या, कंजर्विंग मोमेंटम। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर वो बी को हम वापस से देखें तो जो मोमेंटम हमें कंजर्व करना है वो एक्चुअली दो डायरेक्शन में, एक अलोंग द ऑर्बिट, क्योंकि ऑर्बिट के अलोंग एक वेलोसिटी और एक अलोंग द रेडियस। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो टर्म्स आएंगे वो जैसे आएंगे, अगर यहाँ पे इसने इसका मास जो था ये m/10 था तो उसका बचा मास कितना हो गया 9m/10। ओके, तो हमारे पास जो वेलोसिटी वहाँ पे उसने अटेन की थी वो जनरली क्या होता है, रूट gm/r होता है, और यहाँ पे r इज़ नथिंग बट r प्लस आर।
तो आर एक्चुअली यहाँ पे हमारा है 2r। तो अल्टीमेटली v जो हमारे पास आएगा रॉकेट का वो है gm/2r इन ऑर्बिटल वेलोसिटी। दिस इज बेसिकली ऑर्बिटल वेलोसिटी के डायरेक्शन में v जो उसका अटेंड किया उसने अलॉन्ग द ऑर्बिट। सो यहाँ पे हम अलॉन्ग ऑर्बिट से अलॉन्ग ऑर्बिट अगर कंजर्व करें कंजर्विंग मोमेंटम तो हमें मिलेगा 9/10m इंटू रूट ऑफ gm/2r विच इज इक्वल टू m/10 इंटू अलॉन्ग द ऑर्बिट हमने वेलोसिटी लिया था, क्या वेलोसिटी का सिंबल हमने लिया था v1। सो दैट वुड बी v1 इंटू v1 अगर करेंगे वहाँ पे दिस इज इंटू v1। सो अल्टीमेटली यहाँ पे हमारे ये गेट कैंसिल 10 गेट कैंसिल। सो v1 की वैल्यू आ गई 9√of gm/2r। तो ये अपना v1 है। ओके, नाउ हमें चाहिए उसका v2 along radius मीनिंग द परपेंडिकुलर एक्सिस के along। सो along radius कंजर्विंग मोमेंटम, तो along radius अगर जब हम मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो आएगा मास ऑफ द सैटेलाइट इनटू v और मास ऑफ द सैटेलाइट इनटू v2। अल्टीमेटली यहाँ m गेट कैंसिल। सो हमें v2 मिल गया 10 टाइम्स ऑफ v और v जो है दिस v इज सेम एट पॉइंट b। तो इसको हम इक्वेशन से 1 ले लेते हैं। तो अभी हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो v2 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस gm/r। सो gm/r आया था हमारा वो वेलोसिटी का टर्म। तो अल्टीमेटली ये आ गया हमारा सेकेंड वेलोसिटी का कंपोनेंट। सो हमारा इसको हम इक्वेशन 1 लिख देते हैं, इसको इक्वेशन 2 लिख देते हैं। सो अल्टीमेटली हमारे पास v1 है और v2 है। सो वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट v डैश वुड बी रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर और ke of rocket would be half mass which is m/10 into vr dash का स्क्वायर। अल्टीमेटली हमारे पास जो टर्म बचेंगे 1/2 इंटू m/10 इंटू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ये सब टर्म्स बचेंगे तो हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉकेट बिकम्स m/20 और v1 जो हमारा टर्म है 9√of gm/2r और v2 जो है वो 10। तो इट्स लाइक 9√of gm/2r का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर विच इज लाइक 100 इंटू यू स्क्वायर माइनस gm/r। ऐसा टर्म मिल गया। 1/20 81/2r इंटू gm प्लस 100 u स्क्वायर माइनस 100 gm/2r। सो अल्टीमेटली जब हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी दिस इज gm/r। सो जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टर्म बचेगा, एलसीएम अगर लेंगे तो दिस वुड बी लाइक 200। सो 81 माइनस 200 इज माइनस 119/2r इंटू gm प्लस 100 u स्क्वायर। इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं, रीअरेंज करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा विच इज m/20 रूट ऑफ 100 u स्क्वायर माइनस 119/2r इंटू gm। सो ये हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गया ऑफ दैट रॉकेट लॉन्च्ड। तो अब ज़रा देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। 119 का टर्म इसमें ये। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, काफ़ी कंसेप्चुअल था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि LCR सर्किट बिहेव्स लाइक अ डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, कंपेयरिंग इट विद अ फिजिकल स्प्रिंग मास डैम्ड ऑसिलेटर हैविंग डैम्पिंग कांस्टेंट V, द करेक्ट इक्विवेलेंस वुड बी व्हाट। ओके, तो इसमें बस कंपैरिजन करना है। तो हमें डैम्ड ऑसिलेशन का
डिफरेंशियल इक्वेशन पता होना चाहिए, विच इज डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी अपॉन एम इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस के बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। और फॉर एल सी आर सर्किट हमारे पास क्या इक्वेशन होता है? फॉर एल सी आर circuit equation that we have is L di by dt plus IR plus Q by C equal to 0. If you see an LCR circuit, तो उसका जो हमारा जनरल इक्वेशन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। कैपेसिटर है, ये इंडक्टर L और ये रेसिस्टर, तो तीनों का जो रिजल्टेंट पोटेंशियल है वो ज़ीरो हो रहा है। तो इसके लिए ये पोटेंशियल है इंडक्टर के अक्रॉस, दिस इज पोटेंशियल अक्रॉस रेसिस्टर एंड दिस इज पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर। सो इन तीनों का एडिशन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको हम इसकी तरह कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। सो डी आई बाई डी टी इज़ नथिंग बट डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ, क्योंकि आई क्या है, आई इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, सो डी क्यू बाई डी टी। इसको मैं अगर वापस से डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो आई गेट डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर। तो इसको कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे आई को हम लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी और क्यू इज़ क्यू बाई सी ओनली। तो अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है इसका, तो हम क्या करते हैं थ्रू आउट एल से डिवाइड कर देते हैं। सो आ जाएगा डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर अपॉन एल डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई एल सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब अगर हम कंपेयर करें तो हमें टर्म्स क्या क्या मिल रहे हैं। बी जो है वो इक्विवेलेंट आ रहा है आर के, फिर एल जो है वो इक्विवेलेंट आ रहा है एम के, और जो वन अपॉन सी है वो इक्विवेलेंट आ रहा है के। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसमें है ऑप्शन बी आर के सी, हाँ, तो ऑप्शन 3 इज आवर करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कंसिडर अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कैरिंग करंट आई forming a magnetic dipole. The magnetic flux through an infinite plane that contains the circular coil and excluding the circular coil area is given by phi initial, phi I. The magnetic flux through the area of the coil, circular coil area, is given by phi naught. Which of the following option is correct? So let's see the solution for this. This is like conceptual question. इसमें like ये एक अपना कोई एक प्लेन है जिसमें एक सर्कुलर कॉइल ऐसा रखा हुआ है। Now as the magnetic lines form a closed loop, hence each line from the circular area will pass through the outer area in the opposite direction. तो ये सर्कुलर लूप बना रहे हैं इसलिए ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए फाई इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू फाई नॉट का नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था कॉन्सेप्चुअली, तो हमें इसका आंसर है 4th। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि करंट I1 फ्लोइंग थ्रू 1 ओम रजिस्टर क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल होते हैं, बस हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ता है सर्किट। तो यहाँ अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे सर्किट तो ऐसे कुछ टर्म्स हमारे पास आ जाएंगे, ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगा। फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस वुड बी समवट लाइक ऐसा। इसे ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं, हमें इनफैक्ट टोटल करंट निकालने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें, हम बेसिक रूल से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 वोल्ट है। अब ये दोनों क्योंकि पैरेलल में है तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 कॉम्बिनेशन, और ये 2 है तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा 5/2। अब नाउ ये दोनों जो है वो पैरेलल में है इस बैटरी के अक्रॉस, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल होगा 1 वोल्ट, यहाँ पे भी पोटेंशियल होगा 1 वोल्ट। इससे हमें कुछ मतलब नहीं है। तो यहाँ का हम करंट अगर निकालें यूजिंग ओम्स लॉ तो I इज इक्वल टू V/R यूज़ करेंगे, तो वहाँ से करंट हमारा आ जाएगा 0.4 एम्पियर। अब यही करंट 0.4 वाला जो है वो इसमें और इसमें दोनों में मूव करेगा, क्योंकि दे आर इन सीरीज़ में करंट सेम होता है। और अब हम इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल के लिए क्या, वही V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे पोटेंशियल कुछ V डैश अलग पोटेंशियल है इसलिए V डैश लिख देते हैं। तो V डैश वुड बी
0.4 इंटू हाफ विच इज़ बेसिकली 0.2। अब फर्दर अगर पीछे जाएंगे तो 0.2 पोटेंशियल इसके अक्रॉस भी है और 0.2 पोटेंशियल इसके अक्रॉस भी है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। तो यहाँ का जो करंट है अपना I1 दैट वुड बी V डैश या V डबल डैश, बेसिकली V डैश ही है, V बाई R। So it's like 0.2 by 1, so answer is 0.2 ampere. So कौन सा ऑप्शन है इसमें से? ऑप्शन 1 is correct answer. So question number 15 कह रहा है कि speed of the transverse wave on a straight wire, mass 6 gram, length 60 centimeter and area of cross section 1 millimeter square is given as 90 meters per second. Area of cross section is this, mass is this and length is this. So Young's modulus of the wire is given as 16 into 10 raised to 11. तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पहले तो ट्रांसवर्स वेव का स्ट्रिंग पे वेलोसिटी का फॉर्मूला है टी बाई म्यू, और बेसिकली यहाँ पे हमारा टी जो है वो हो जाएगा वी स्क्वायर इंटू म्यू, और यहाँ जो म्यू है वो बेसिकली मास पर यूनिट लेंथ होता है। तो अल्टीमेटली हमारा टी का जो टर्म है वो हो जाएगा वी स्क्वायर एम बाई एल। तो ये एक इक्वेशन हम रखते हैं। फिर हमें पता है कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज़ फोर्स अपॉन एरिया, और यहाँ पे फोर्स मतलब टेंशन है, टेंशन अपॉन एरिया, और टेंशन का टर्म हमारे पास है वी स्क्वायर एम अपॉन एल। तो हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वायर एम अपॉन एल ए। ये हो गया अपना स्ट्रेस का टर्म, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 2। अब क्या है कि हमें पता है यंग्स मॉडुलस इज व्हाट, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सो अल्टीमेटली हम इसको अगर सिंबल्स में लिखें तो हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन डेल्टा एल बाई एल। तो यहाँ पे ये जो डेल्टा एल का टर्म है यही हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पे हमें डेल्टा एल बेसिकली मिल रहा है एज स्ट्रेस इंटू एल, और यहाँ पे ये जो एल था ये एल है अपॉन वाई। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। ओके, अब क्या है कि 1, 2 और 3 इक्वेशन अगर ध्यान से देखो, इनफैक्ट 2 और 3 ही देखो, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, तो हमें डेल्टा एल जो मिलेगा दैट वुड बी वी स्क्वायर एम अपॉन एल ए इंटू एल अपॉन वाई। तो इसमें वाई गेट एल गेट कैंसिल, सो अल्टीमेटली हमारा आ जाएगा वी स्क्वायर एम अपॉन वाई ए। तो हमारे पास अब इसमें से सारे टर्म्स हैं, बस इसको कैलकुलेट करना है वैल्यूज डाल के। तो लेट्स कैलकुलेट। सो डेल्टा एल इज इक्वल टू वी दिया था 90, मास दिया था 6 ग्राम, 6 इंटू 10 रेज टू -3, उसको सब SI सिस्टम में लिख देंगे MKS में, और वाई जो दिया है वो दिया है 16 इंटू 10 रेज टू 11, एरिया दिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज़ लाइक 10 रेज टू -6 मीटर स्क्वायर। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 8100 इंटू 6 इंटू 10 रेज टू -3 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 रेज टू 5, ये -6 और 11 मिलकर 10 रेज टू 5 हो जाएगा। सो अब बस इसको बस कैलकुलेट करना है, तो अल्टीमेटली हमारे पास आएगा 486 इंटू 10 रेज टू, यहाँ पे दो पॉजिटिव ज़ीरो, -3, सो ये -1, और नीचे का ये -5 हो जाएगा, तो ये -6 हो गया डिवाइडेड बाई 16। सो दिस इज़ नियरली इक्वल टू 30.3 इंटू 10 रेज टू -6 मीटर्स में, और मिलीमीटर में करेंगे तो 0.03 mm आ जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा हमारा सही है। तो 0.03 mm, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। दैट्स आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है, 16 कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय बी इज दिस गाय। ओके, इट नॉट टेस्ला, और यहाँ पे जे कैप है मतलब अलोंग वाई एक्सिस है। देन व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन होता है ई नॉट इज बी नॉट इंटू सी। तो बस मैग्नेटिक फील्ड में हमें सी मल्टीप्लाई कर देना है। सो सी है हमारा, सी इज़ लाइक स्पीड ऑफ लाइट विच इज़ 3 इंटू 10 रेज टू 8
इंटू यहाँ पे है 3 इंटू 10⁻⁻8 साइन ऑफ 1.6 इंटू 10⁻³ प्लस 48 इंटू 10⁻10 टी जे क्या। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर एक्चुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी अलोंग जेड एक्सिस, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग है। बी वाई एक्सिस के अलोंग है, ये वाई, ये एक्स और वेलोसिटी इसके अलोंग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी अलोंग जेड एक्सिस। इसलिए के कैप वाला टर्म होना चाहिए, तो आंसर है 9। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 9 साइन ऑफ 1.6 इंटू 10⁻³ प्लस 48 इंटू 10⁻10t। यहाँ पे के कैप आ जाएगा। इनफैक्ट वी शुड नॉट राइट दिस हियर। तो अल्टीमेटली के कैप वाले ऑप्शन बाकी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब बचे। इनफैक्ट न्यूमेरिकली भी अगर देखो तो ये सारे ऑप्शंस कैंसिल आउट ही है, 9 नहीं है। तो अल्टीमेटली हमारा ऑप्शन ए करेक्ट इसका आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इफ़ वी नीड मैग्निफिकेशन ऑफ 375 फ्रॉम अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑफ अ ट्यूब लेंथ 150 mm and an objective of focal length 5 mm, the focal length of eyepiece should be close to the following। तो इसमें एक्चुअली हमारे पास पहले तो सब वैल्यूज़ लिख लेते हैं। मैग्निफिकेशन जो है वो 375 है, लेंथ ऑफ द ट्यूब है 150 mm, फिर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है 5 mm, हमें चाहिए आई पीस का फोकल लेंथ। तो यहाँ पे हम केसेस देखेंगे। केस 1, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी तो m होता है L/FO इंटू d/FE। तो यहाँ अगर हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यूज डालकर, सो 375 इज इक्वल टू 150/5 और 25 सेंटीमीटर होता है, तो उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि एवरीथिंग इज इन मिलीमीटर। तो FE मिल जाएगा यहाँ से। सो FE हम कैलकुलेट करने पे 150 इंटू 250/375 इंटू 5, सो दिस इज इक्वल टू 20। कैलकुलेट कर लो। यहाँ से ये ऐसे कैंसिल हो गया 30 और ये 75 और ये कट के 20 आंसर आ गया अपना। सो ये है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस व्हेन इट इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अब केस 2 हम देखते हैं। व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट DDV, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो उस केस में मैग्नीफाइंग पावर होता है L/F0 1 + d/FE। तो इसमें भी वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं, देखते हैं। यह जाएगा 150/5 1 + 250/FE। तो अल्टीमेटली जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या क्या टर्म बच रहा है। ये है 375 और यहाँ पे बचेगा 30, मतलब ये 5 से कैंसिल होगा 30, 1 + 250/FE ऐसे टर्म्स। So ultimately it's like 375/30 is equal to 1 + 250/FE. So 250/FE is basically 375/30 minus 1. So it's like 250/FE is equal to 345/30 और FE कैलकुलेट करना है तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 250 इंटू 30/345। ओके, ना इसको फर्दर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो और पहले वाले आंसर का रेंज चेक कर लेंगे। ओके, तो इसका जो आंसर आ रहा है ये कितना आ रहा है। FE इज इक्वल टू 250 इंटू 30/345, 3, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 1 5 एंड 10 एंड अगेन ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2
बेसिकली 500/23 नियरली इक्वल टू 22 आ रहा है, 22। सो ये फोकल लेंथ ऑफ आई पीस आ गया हमारे पास व्हेन दिस इज फोकल लेंथ ऑफ आई पीस व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट DDV। तो हमारे पास दो रेंज क्या क्या आ रही हैं, एक एफ ही है। सो जो फोकल लेंथ का रेंज है वो कहाँ से कहाँ आया, पहला आया था हमारा 20 और दूसरा आया है 22। तो इन दोनों के बीच में जो भी हमारा ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो लेट्स चेक 20 और 22 के बीच में कौन सा, यही ऑप्शन है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इन दोनों के बीच में एज इन दिस इज लाइक these two values are also included। तो इसलिए हमारा आंसर 3 इज करेक्ट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 60 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक मोटर लिफ्ट एन एलिवेटर having maximum load capacity of 2000 kg if the frictional force on the elevator is 4000 Newton, the speed of the elevator at full load is close to what? Okay, so यहाँ पे हमें पावर ड्यू टू टू फैक्टर्स कैलकुलेट करना है। सो पावर यहाँ पे जो होगा, एक तो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज़ लाइक F इंटू वी, और एक बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी विच इज़ M इंटू वी। और पावर जो है हमारे पास वहाँ पे दिया हुआ है 60 हॉर्स पावर। तो 60 हॉर्स पावर इज लाइक 60 इंटू 746 वाट। फोर्स जो है फ्रिक्शन का वो है 4000 इंटू वी, प्लस मास जो उसका मैक्सिमम ले सकता है वो 2000 है, और जी की वैल्यू भी हमें 10 लेने बोला है, तो इंटू 10 और वी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वी अल्टीमेटली आ जाएगा 60 इंटू 746 डिवाइडेड बाई 4000 प्लस 20,000। सो ये आ जाएगा 60 इंटू 746 बाई 24000। सो इसको हम नियरली अब कैलकुलेट अगर करें तो यहाँ पे दिस गेट कैंसिल, 400 अल्टीमेटली 746 बाई 400। सो दिस इज 7.46 डिवाइडेड बाई 4। ये अगर हम देखें तो 2 के आसपास आना चाहिए, तो अल्टीमेटली कितना आ रहा है 1.865। सो दिस इज नियरली इक्वल टू 1.9 मीटर पर सेकेंड। अल्टीमेटली अपना आंसर है सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो कह रहा है कि द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू अ पॉइंट L/4 अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू। तो ये काफ़ी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमें रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा है। तो पहले हम उसका सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं, फिर रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये रॉड का जो लेंथ है वो है L, और L/4 कहाँ से पूछा, सेंटर ऑफ द रॉड से। ओके, तो यहाँ पे ये L/4 है। तो इसके अबाउट हम पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, इसका नाम ए बी दे देते हैं, और ये तो सेंटर ऑफ मास ही है। तो हमें पता है कौन सा थ्योरम इसमें यूज़ कर सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए हम क्या कर सकते हैं कि आई ए बी वुड बी इक्वल टू आई सी प्लस ml² बाई 16, बिकॉज बीच का डिस्टेंस इनका L/4 है। आई सी जो होता है वो होता है ml² बाई 12 अबाउट इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। सो हो जाएगा ml² बाई 16, और ये अल्टीमेटली आ गया 48। यहाँ पे 4 + 3 7, तो 7 ml²। तो ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ए बी। और हमें पता है कि I इज इक्वल टू mk² से हम रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे k हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, तो k इज इक्वल टू रूट ऑफ I/m, और I हमारे ये आया है, तो k हम फाइंड आउट कर लेते हैं इससे। सो I इज 7/48 m
एल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा स्क्वायर का टर्म है, तो एम एल स्क्वायर बाय एम, तो एम गेट कैंसिल, सो अल्टीमेटली रेडियस ऑफ डायरेक्शन आ गया रूट ऑफ 7/48 टू एल, बिकॉज एल स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। सो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन 3 हमारा मैच कर रहा है, सो इसके लिए ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 2 मोल of an ideal gas with Cp/Cv is 5/3 are mixed with 3 moles of another ideal gas with Cp/Cv as 4/3, the value of the mixture। ओके, तो इसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। सो दैट फार्मूला इज़, मिक्सचर का जो गामा होता है दैट इज़ N1 गामा 1 बाय गामा 1 माइनस 1 प्लस N2 गामा 2 बाय गामा 2 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय N1 बाय गामा 1 माइनस 1 प्लस N2 बाय गामा 2 माइनस 1। अब यहाँ पे जो भी सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास उनको हम पुट करते हैं और हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा हमें। तो हम पुट करते हैं मिक्सचर, तो यहाँ वैल्यूज़ पहले लिख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। N1 जो है, N1 है 2 मोल्स, सो N1 इज़ 2, और क्या चाहिए हमें, गामा 1 इज़ 5/3, N2 इज़, N2 यहाँ पे हमारा जो है वो है 3 मोल्स, सो ये 3, और गामा 2 जो है वो है 4/3। सो वी हैव ऑल दीज वैल्यूज़, तो हम बस यहाँ पुट करना है हमें, आंसर मिल जाएगा हमें। तो N1 is 2 into gamma 1 is 5/3 by 5/3 minus 1 plus 3 into 4/3 by 4/3 minus 1 whole divided by 2 by 5/3 minus 1 plus 3 by 4/3 minus 1। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे 3 गेट कैंसिल, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें, देन विल गेट द आंसर। तो यहाँ पे आ जाएगा 10/3 इंटू 3/2 माइनस 3 इंटू 4/1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3/2 प्लस 3 इंटू 3/1। सो अल्टीमेटली हमारे पास जो टर्म्स आ रहे हैं, ये 3 गेट कैंसिल, यहाँ पे 2 5 आ गया, 5 माइनस 12 बाय, और सॉरी ये प्लस है, तो 5 प्लस 12 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 2 गेट कैंसिल, सो 3 प्लस 9, अल्टीमेटली इट्स लाइक 17/12, दिस इज नियरली इक्वल टू 1.42। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन 2। So question number 21 is a numerical question और कह रहा है कि a beam of electromagnetic induction of intensity 6.4 into 10 raised to minus 5 watt per centimeter square is comprised of wavelength lambda equal to 310 nanometers और it falls normally on a metal of work function 2 electron volt। okay, ये तो सिर्फ नॉलेज है, क्वेश्चन का रेफरेंस नहीं है इसमें। so of surface area 1 centimeter square, if 1 in 10 raised to 3 photons eject an electron, total number of electrons ejected in 1 second is 10 raised to 6। अच्छा, ये नैनो में गिवन है। ओके, सो HC इज 240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू नैनोमीटर एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इतने का। तो इसके लिए हमारे पास सीधा सीधा फार्मूला है। फार्मूला जो है वो कहता है कि नंबर ऑफ photons is equal to intensity upon energy of each photon, energy of one photon or each photon।
ओके, तो यहाँ पे पहले एनर्जी निकाल लेते हैं। एनर्जी इज एच सी बाई लैम्डा। एच सी जो हमारा है वो है 240 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और नैनो है सो 10⁻⁻9 होल डिवाइडेड बाई 310 इंटू 10⁻⁻9, ये भी नैनोमीटर में था। तो दिस गेट कैंसिल, दिस इज बेसिकली लाइक 4। तो हमारी ये हो गया 6.4 इंटू 10⁻⁻19। So energy has come as 6.4 into 10⁻⁻19. Okay. So now number of photons जो है वो मिल जाएगा intensity which is 6.4 into 10⁻⁻5 divided by 6.4 into 10⁻⁻19. So ultimately हमारा जो आंसर आ रहा है हमारा है 10⁻14। लेकिन ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब बोला है कि 10⁻³ वाले इलेक्ट्रॉन्स जो 1 सेकेंड में इजेक्ट हो रहे हैं, 10⁻³ 1 सेकेंड में इजेक्ट हो रहे हैं, वो है 10⁻x। तो हमें इसको जो भी नंबर ऑफ फोटोन्स आया है उसको डिवाइड करना है। तो रिक्वायर्ड n या x, सॉरी, रिक्वायर्ड n वुड बी 10⁻14 divided by 10⁻3. So that would give us 10⁻11. So this implies our x is 11. So 11 is our integral solution for this question. Question number 22 कह रहा है कि loop ABCD of a straight edge of has 6 corners points A इतना 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 इतना। ओके, सो सबके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है इतना टेस्ला। सो द क्वांटिटी ऑफ फ्लक्स थ्रू ABCDEFA। ओके, तो इसको पहले बना लेते हैं हम। सो यहाँ पे ऐसा XYZ में दो प्लेन में आएगा ऐसा कुछ पॉइंट्स, ये लाइक है 0,0,0, दिस इज आवर A, B इज, ये मान लेते हैं x एक्सिस, ये y और ये z। तो ये जो कोऑर्डिनेट आ रहा है ये B का है, दिस इज 5,0,0, दिस इज आवर B। देन वी हैव C एज, ये है 5,5,0, तो ये अपना C है। और फिर ये पॉइंट जो है ये D है, इसमें है 0,5,0, दिस इज अवर D। फिर ये पॉइंट आता है जिसमें x और z और y का कोऑर्डिनेट है, तो दिस इज E विच इज 0,5,5। और फिर आता है अपना F विच इज 0,0,5। तो ये हमारा दो प्लेन बन गए हैं। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है एक x एक्सिस के अलॉन्ग है, एक z एक्सिस के अलॉन्ग है। मतलब कि एक ऐसा जा रहा है और एक फील्ड ऐसा जा रहा है। सो ये जो है ये 3i कैप है, ये 4j कैप है। तो बेसिकली हमें फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स इज नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन दोनों एरिया से मल्टीप्लाई करके हमें फ्लक्स मिल जाएगा। तो पहला मैग्नेटिक फील्ड है इन x डायरेक्शन 3 और एरिया जो है वो है, अगर इसको हम देखें तो जैसे लाइक स्क्वायर, ये 5 ये 5 और ये भी 5। तो एरिया इसका जो है वो 25 है, यूनिट नहीं मेंशनड है, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो +4 इंटू 25, क्योंकि यहाँ से भी जो आ रहा है ये इस एरिया के परपेंडिकुलर है। अगर ध्यान से देखो तो ये ऐसा और ये वाला जो प्लेन है इसमें ऐसा। सो दिस लाइक 4k कैप एंड दिस इज 3i कैप। सो दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। दिस लाइक 75 एंड प्लस 100, सो 175 वेबर अपना आंसर है। सो 175 इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि अ नॉन आइसोट्रोपिक सॉलिड मेटल क्यूब हैज़ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एज इतना, अल्फा ये दिया हुआ है along x axis, along y axis and along z axis if the coefficient of volume expansion of the solid is इतना इतना। ओके, तो ये काफ़ी सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो इसमें हम सीधा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। गामा जो है वो बेसिकली है
अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा वाई प्लस अल्फ़ा जेड। आइसोट्रॉपिक के लिए 3 यहाँ नहीं मल्टीप्लाई करना है क्योंकि तीनों डायरेक्शन में सेम ही है, तो इसके लिए ये ध्यान रखना है यहाँ 3 का फैक्टर नहीं आएगा, तो अल्टीमेटली बस तीनों को हमें ऐड कर देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो चेक करते हैं। 5 इंटू 10⁻⁻5 प्लस 5 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 5 इंटू 10⁻⁻6। सो अल्टीमेटली ये है 5, ये बेसिकली 50 लिख सकते हैं। 50 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 5 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 5 इंटू 10⁻⁻6। सो अल्टीमेटली विल गेट 60 इंटू 10⁻⁻6, और हमें जो टर्म दिया था वो दिया था c इंटू 10⁻⁻6, और c इज़ नथिंग बट 60, तो c इज़ 60 योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि अ कारनोट्स इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टू रिजर्वर टेम्परेचर्स 900 केल्विन एंड 300 केल्विन। ये लाइक सोर्स है और ये सिंक है। सो द इंजन्स परफॉर्म 1200 joule of work per cycle. The heat energy in joule delivered by the engine to the low temperature reservoir in a cycle is how much? अब यहाँ पे हमें एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एफिशिएंसी इफ यू रिमेंबर इज टी सिंक का बाय टी सोर्स का, तो ये सोर्स है, दोनों ने सच लिख दिया। तो यहाँ पे अगर एफिशिएंसी निकालो तो एफिशिएंसी मिल जाएगा 1 माइनस 300 बाई 900 विच इज़ बेसिकली 2/3। ओके, तो एफिशिएंसी इज ऑल्सो इक्वल टू वर्क आउटपुट बाय हीट इनपुट, तो इससे भी हम इक्वेट कर सकते हैं। तो हमें मिलेगा वर्क आउटपुट बाय हीट इनपुट इज 2/3। So heat input is basically 3/2 work output. So 3/2 into work output is given as 1200 joules. तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 600 joules, which is 600 into 3, so it's like 1800 joules. So ये heat given आ गया हमारा आंसर heat given का। और हमें एक्चुअली में चाहिए क्या था यहाँ पे, वो निकालना है हीट रिक्वायर्ड। यहाँ पे आंसर में हीट रिक्वायर्ड हियर इज जो भी हीट गिवन था माइनस जो भी इसका वर्क आउटपुट हुआ है, सो बेसिकली 600 जूल्स। सो ये हमारा आंसर है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg स्लाइड्स डाउन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक AOC स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट अ पॉइंट ए, हाइट इज इक्वल टू 2 मीटर। इनिशियली इसका हाइट ये 2 मीटर से यहाँ से स्लाइड किया है, और C पे आफ्टर रीचिंग C द पार्टिकल कंटिन्यूज टू मूव फ्रीली इन एयर एज अ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट रीचेस इट्स हाईएस्ट पॉइंट 1 मीटर। ओके ओके, तो यहाँ पे ये जो है ये 1 मीटर है, बेसिकली ये जो डिफरेंस हाइट में आया है वो कितना है, वो भी 1 मीटर है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन जूल फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा केस है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के ही आ जाएगा एनर्जी कंजर्व करके। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, एम जी बेसिकली mgh1 माइनस mgh2 इज हाफ mv², विच इज बेसिकली द काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे mgh1 माइनस h2 इज k, और mgh1 इज गिवन एज 2 and h2 इज गिवन एज 1, so k ही आ गया। मास इज गिवन एज 1 और g की वैल्यू 10 लेने बोला है, और इंटू 1 हमारा k ही आ गया। बेसिकली हमारा जो के ई है, के इज नथिंग बट 10 joules. So that's our answer for this question. And thus we have completed 7th Jan 2020 physics shift 1 के सारे क्वेश्चन हमने वीडियो सोल्यूशन में कवर कर लिए हैं। अब मैथ्स के सोल्यूशन के लिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम सारे अवेलेबल कराएंगे वीडियो सोल्यूशंस। Like, share and subscribe. Decode Physics Maths. All the best. Jai Hind.